नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिका शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज के शो में हम यूपी चलते हैं। देश के सबसे बड़ा राज्य में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, सियासत की लड़ाई। आज इस लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया और अखिलेश यादव पर कोरोना के टाइम में भाग जाने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, गुंडा राज को लेकर भी योगी ने अखिलेश पर सीधा अटैक कर दिया। अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया, इन सब बातों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आज की 3 बड़ी खबरें देख लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में मुलाकात हुई। 7 घंटे के लिए दिल्ली आए पुतिन हैदराबाद हाउस में मोदी के साथ मीडिया के सामने आए। बैठक अभी जारी है। मोदी ने कहा कि 20 साल से रूस से हमारी रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक साझेदारी है। पुतिन ने उसके जवाब में कहा कि इंडिया आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। दोनों ने एक दूसरे को अपना दोस्त और हम साथी बताया और अपनी अपनी ज़रूरतें भी बताया कि भारत को रूस की ज़रूरत है, रूस को भारत की ज़रूरत है और इसलिए ये रणनीतिक साझेदारी आगे भी चलती रहेगी। दूसरी बड़ी खबर, नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से 15 नागरिकों की मौत को लेकर संसद में आज भारी हंगामा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार से नॉर्थ ईस्ट नहीं संभल रहा। पहले असम मणिपुर के बॉर्डर पर क्लैश हो रहा था, अब नागालैंड में अपने लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए। ओवैसी ने इस मामले में एफ्स्पा हटाने की मांग की। अमित शाह ने पूरे मामले की SIT रिपोर्ट के बाद एक्शन की बात कही और दोनों सदनों में वक्तव्य दिया, एक स्टेटमेंट दिया। तीसरी बड़ी खबर जो आज की है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में शिया मुस्लिम के बड़े चेहरों में से एक शामिल हुए हिंदू धर्म में। वसीम रिजवी ने आज हिंदू धर्म कबूल कर लिया। गाजियाबाद के नजदीक दासना में यति नरसिम्हानंद के आश्रम में उन्होंने विधिवत सनातन धर्म को अपनाया। वसीम जो रिजवी अब तक मुस्लिम थे, उनका नया नाम अब हो गया है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। वसीम रिजवी वो शख्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पवित्र कुरान की 27 आयतों को रिप्लेस करने की मांग की थी। ये आज की 3 बड़ी खबरें थी और अब यूपी के मुद्दे पर आती। उत्तर प्रदेश में अब तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी कहती थी कि कोरोना के समय यूपी का सिस्टम सरेंडर कर गया था। योगी सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, गंगा में लाशें बह रही थी। ये सब समाजवादी पार्टी का एक अटैक था योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर। लेकिन आज योगी आक्रामक है। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या आरोप अखिलेश पर लगाए और क्या क्या उन्हें बताया कि जो जनता सुनती है। आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक, अभी सत्ता तो दूर है, कोसों दूर है, लेकिन अभी से गुंडागर्दी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी पेशेवर गुंडों की तरह किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती, इसको बर्दाश्त भी नहीं करती है। जब वैक्सीन आया तो जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, जिस वैक्सीन ने देश के अंदर 11 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, 111 करोड़ लोगों को सुरक्षा, 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है,
ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब ये वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, नहीं तो झूठ पे झूठ बोल करके, जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के चंदौली में कल डिप्टी एसपी को लिंच करने की घटना को समाजवादी पार्टी के गुंडा राज से जोड़ दिया और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर सीधा अटैक किया। हद तो यह है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर डिफेंसिव नजर आना शुरू कर दिया है। अगर डिफेंसिव नहीं है तो उनके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि उनके पास शायद कोई जवाब नहीं है, कोई सफाई नहीं है, क्योंकि ना तो समाजवादी पार्टी ना अखिलेश यादव कोई काउंटर सफाई दे रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं कि उनके विधायक ने ऐसा किया क्यों। मैं चाहती हूं कि पहले आपको चंदौली में क्या हुआ ये बताओ। आपने देख लिया चंदौली में क्या हुआ और ये दिखाना चाहती हूं आपको दृश्य। चंदौली में रविवार को योगी की सभा थी और यहां पर यूपी में कैंपेन चल रहा था। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता विरोध ज्ञापन देने जा रहे थे। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो सपा के एक विधायक प्रभु नारायण यादव कार्यकर्ताओं को लीड कर रहे थे और 10 किलोमीटर पहले पुलिस ने पूरे काफिले को रोका। जब पुलिस वालों ने रोका तो रोकने पर समाजवादी पार्टी के लीडर्स आपे से बाहर हो गए और उन्होंने एसपी को पकड़ा। अगर आप ये दृश्य देखें तो एसपी को पकड़कर विधायक ने क्या किया, डीएसपी को पकड़कर विधायक ने क्या किया, ये किसी लिंचिंग से कम नहीं था। देखिए ये दृश्य, किस तरह से अपने सर से डीएसपी को मारा जा रहा है और वर्दी में डीएसपी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है। ये लॉ मेकर हैं विधायक, जो इस तरह से उनके माथे पर वार करते जा रहे हैं जैसे लिंचिंग हो रही हो। ये देखिए, ये देखिए, क्या आपने देख लिया चंदौली में क्या हुआ। और हां, चंदौली की घटना आपको भले लोकल दिखाई देती हो, लेकिन यकीन मानिए चुनाव नैरेटिव सेट करके लड़ा जाता है और चंदौली की घटना को देखकर इस तरह का नैरेटिव बन रहा है जैसे गुंडाराज वर्सेस माफिया गुंडों के खिलाफ बुलडोजर का बड़ा मुद्दा चुनाव में बनेगा ही। आज योगी ने इससे मुद्दा बना भी दिया। कोरोना मैनेजमेंट जिसे लेकर अभी तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बहुत अटैकिंग मोड में लग रही थी, आज योगी ने उस पर सीधे सीधे अखिलेश यादव को ही घेर लिया। इसलिए सवाल पब्लिक का शो पर आज का यही मुद्दा है। जो सवाल पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं आज हमें उठाना चाहते हैं। कोरोना टाइम में कौन भागा, योगी या अखिलेश? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि पहले अखिलेश इंग्लैंड चले गए, बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो सवाल पब्लिक पूछ रही है कि कौन भागा, योगी या अखिलेश? दूसरा सवाल, गुंडा राज पर योगी का प्रहार, अखिलेश क्या लाचार? और सवाल नंबर 3, सबसे बड़ा सवाल, यूपी को असली पहचान कौन दिलाएगा, योगी या अखिलेश यादव? और यही है मुद्दा आज की डिबेट का। आइए मैं आपको अपने अतिथियों से मिलवाती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुधींद्र भदौरिया नेता हैं बीएसपी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है समाजवादी पार्टी के नेता जो मुजफ्फर खान, जो हमारे साथ थोड़े ही समय में आएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा अटैक किया है और कहा है
कि अखिलेश यादव भारत में थे ही नहीं। क्या ये फॉर्मूला वही है जो राहुल गांधी पे अपनाया जाता है कि वो तो कभी रहते नहीं है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, बाहर रहते हैं? क्या यही फॉर्मूला अब अखिलेश यादव पे लगाया जाएगा और यही नैरेटिव सेट किया जाएगा? देखिए, ऐसा है नाविका जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ स्थापित नैरेटिव है जिसमें, ये थोड़ा मेरा इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। देखिए, स्थापित नैरेटिव ये है कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी और लॉलेसनेस की पर्याय होती है। जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है कि सपा के विधायक कर रहे हैं, ये अनायास नहीं करते हैं, ये तो फितरतन करते हैं, आदतन करते हैं, शरारतन करते हैं, क्योंकि इनकी फितरत ही ऐसी है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 100 से अधिक घटनाएं हुई थी पुलिस के ऊपर हमला करने की। 12 लोग मारे गए थे पुलिस के अधिकारी। याद करिए मथुरा की घटना, किस तरीके से भीड़ ने घेर के मारा था। देखिए, पुलिस इनकाउंटर में पुलिस वालों की डेथ हो वो एक अलग चीज है, अपराधियों के साथ गोलीबारी हो रही है। एक है कि भीड़ घेर कर पीट पीट कर मार दे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं नाविका जी, बेहतर होगा कि सवाल हमसे मत पूछिए, सवाल बताएं किससे पूछिए, सुधीन भदौरिया जी से पूछिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार यह नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। किसके लिए लगा था? इसमें तो भाजपा नहीं थी, लगा था सपा के लिए, लगाया था बसपा ने। तो यदि यह संज्ञा जो है, जो गुंडन की संज्ञा है, यह किसी पार्टी के लिए सहज स्वाभाविक रूप से न सिर्फ लगाई गई बल्कि स्वीकार की गई, क्योंकि उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी बैडली हार गए और लंबे समय के अंतराल के बाद बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला आफ्टर ए गैप ऑफ अराउंड 20 ईयर्स। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह पर्याय सपा के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक स्थापित सत्य है और जाने अनजाने उनसे यह बात निकल कर आ जाती है, जिसे एक हिंदी में कहावत होती ना, लागी छूटे ना। तो लागी नहीं छूटती है, जो उनकी आदत है वो उभर कर गाहे बगाहे आ ही जाती। मुजफ्फर खान साहब, सीधा सवाल आपसे पूछती हूं, क्या ये विधायक जो दिख रहा है इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, चंदौली में जो घटना हुई है, सपा के विधायक जिस तरह डीएसपी से बदसलूकी कर रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, क्या ये सरकार देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश को? क्या उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां की जनता 24 करोड़ की, क्या इस तरह के लॉ मेकर्स से को बर्दाश्त करेगी जो इस तरह से पुलिस के साथ बर्ताव करते हैं? और सवाल नंबर 2, अब तक कोरोना काल में आपने सीधा सीधा निशाना लगाया हुआ था योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर। मैं पूछना चाहती हूं, इस सवाल का कोई जवाब है? बीजेपी का वैक्सीनेशन, और आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि योगी सरकार फेल हो गई थी, तो अखिलेश जी थे कहां? आजमगढ़ में तो थे नहीं, उत्तर प्रदेश में तो थे नहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में थे। जवाब दीजिए जो प्रहार किए हैं और जो आपके विधायक का अपना वहां बर्ताव रहा। देखिए, अभी जो आपने कहा कि समाजवादी लोग कहाँ थे जब कोविड फैला हुआ था, आप बताइए सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी थी? 80,000 रुपये का ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार और उनके मिनिस्टर सारे गायब थे, त्राही त्राही मची पड़ी थी। पूरी दुनिया ने गंगा मैया को देखा, कैसे उसमें हमारे बुजुर्गों नौजवानों की लाशें तैर रही थीं, उनकी कितनी बेगुलमती हुई। सरकार ने आज तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कितने लोग उसके अंदर जो है मौत की कोख में समा गए, लेकिन सरकार जो है वो खामोश रही। और जहाँ तक सवाल आप कह रहे हैं पुलिस वालों को धमकाने का, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार बुलंदशहर के अंदर जिनकी हत्या कर दी थी भाजपा के लोगों ने, और जब वो जमानत होकर बाहर आए तो फूल मालाएं पिना के इन्होंने उनको घुमाया। क्या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और उनके परिवार को आज तक न्याय मिला? समाजवादी का ये कल्चर नहीं है कि पुलिस वालों को से जो है बदतमीजी करना या उन्हें धमकाना या उन्हें मारना पीटना। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से
गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के टेनी साहब, जो किसानों को देख लेने की बात कर रहे थे और जिनके बेटे ने लखीमपुर के अंदर किस तरह से किसानों को रौंदा, ये किसी से छुपा है क्या? ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी का है, ये समाजवादी पार्टी का नहीं है। मेरे नेता की शालीनता को पूरा देश देखता है और उसको समझता भी है। का दृश्य देख रहे हैं आप? ये शालीनता नजर आ रही है आपको? स्क्रीन पे दिख रही है, स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपको शालीनता नजर आ रही है? सुधांशु जी, ये शालीनता का दृश्य देख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पर। ये शालीनता है, इसकी डेफिनेशन शालीनता की है। खान साहब जो बता रहे हैं, देखिए मैंने नहीं देखा नाविका जी कि जो नाविका जी, मैं कहना चाहता हूं बहुत देर में जुड़ा हूं, जो लोग यह दृश्य देख रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि जब सपा सत्ता के बाहर है। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपने अपनी बात कही, मैंने सुन लिया था आपकी बात को। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बाहर है जी, हमें तो बोलने तो आप देख रहे हैं कि ये तेवर है। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन क्या तेवर होंगे? मतलब जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। और जो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का ये संस्कृति नहीं है, मुजफ्फर खान साहब 2017 के विधानसभा चुनाव में कासगंज से आपके उम्मीदवार थे, शायद कासिम शेरवानी उनका नाम था, जिन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ उंगली उठा के देख सके। क्या कार्रवाई की थी समाजवादी पार्टी ने? हमने शिकायत की, चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी। तो ये आपका स्वाभाविक कैरेक्टर है कि पुलिस वालों को हैसियत के ऊपर रखना। और क्यों नहीं होगा? जब आप आते हैं तो थाने भी वर्ग और जाति के आधार के ऊपर बढ़ जाते हैं, इलाके समाजवादी पार्टी के लोगों के हिसाब से बढ़ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं नाविका जी, जब 2012 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, मैं मानता हूं मुजफ्फर खान साहब की बात से कि अखिलेश विदेश में पढ़े हैं, युवा हैं, तो लोगों ने कहा अब अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये युवा हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, विदेश से पढ़े हैं, मुलायम सिंह जी बहुत मैच्योर हो गए। मैंने तभी कहा था मुलायम सिंह जी मैच्योर हो गए, अखिलेश युवा है, ये सारे सपाई मैच्योर हो गए क्या? और वही हुआ, सारे सपाइयों की फितरत कुछ समय बाद ही दिखने लगी। अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने के 6 से 8 महीने के बाद जो सपा का नेचुरल कैरेक्टर था वो उभर के सामने आने लगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान होना चाहिए। और क्यों नहीं होगा? याद करिए, अखिलेश जी ने जाके 2017 में ये भी बोला था एक विशेष उसके अंदर जाके बस्ती में, अरे भाई तुम लोग बिजली काटते, कभी पुलिस आई यहां पर? कभी तुम्हारा बिजली कनेक्शन काटने के लिए आई? तो इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए खुलेआम बोलने की और समर्थन और प्रश्रय देने की जहां परंपरा रही हो, वहां तो ऐसे ही दृश्य नजर आएंगे। वो तो भला हो आज के युग का, जहां लोग वीडियो बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे तुरंत इसको पोस्ट कर सकते हैं, अन्यथा तो ऐसी घटनाएं यत्र तत्र सर्वत्र सपा के शासन काल में होती थी। तब उस जमाने में लोगों को पता नहीं लगता था। मैं पूछना चाहती हूं सुधींद्र भदौरिया जी से। सुधींद्र भदौरिया जी, ये जो चंदौली का वाकया है, ये जो बात है कि सरकार पर बहुत आसान होता है वार करना और कहना कोरोना में आपने कुछ नहीं किया। आपने देखा जिस तरह से मार हुई थी, और ये मार सिर्फ भारत देश में नहीं हुई थी। हमारे बहुत से परिजन सफ़र किया उन्होंने, और बहुत हमने अपने रिश्तेदार दोस्त खोए हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन जो क्रूर रूप था कोरोना का सेकेंड वेव में, उसको राजनीतिक किसने बनाया? एक सवाल। और दूसरा सवाल, जो राजनीतिक उंगलियां उठा रहे थे वो खुद थे कहां? अपने लोगों के साथ थे भी या नहीं? क्या यह सवाल जायज नहीं है? देखिए नाविका जी, मैं आपके प्रश्न का समग्रता से उत्तर देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि आज आप कानून व्यवस्था पे भी चर्चा कर रही हैं और अन्य विषयों पे भी कर रही हैं। तो आज परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपना विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी बात को ये कहना चाहते हैं कि अगर संविधान की रक्षा करनी है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो हमको जो नियम हैं, कायदे हैं, उसूल हैं, उनके अनुरूप चलना होगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ, पूरी देश और दुनिया ने उसको देखा, पर
इसका प्रतिरोध करने का ये तरीका नहीं हो सकता कि आप पुलिस को खींचकर टक्करों मारिए सिर से और उनको धराशायी करिए। इसका अगर हम ये कहें कि ये इनकी पुरानी आदत है तो कोई इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई अन्यथा बात कर रहे हैं या हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो इनके मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे विधायक राजू पाल को रगेद कर इलाहाबाद शहर के अंदर, आप पूछ लीजिए, आप वहां आपके पत्रकार लोग होंगे बताएंगे, दसियों किलोमीटर उनकी गाड़ी दौड़ाई, उनको रगेद कर उनको मार के जिंदा मार दिया गया वहां पर। इसी प्रकार राजू पाल की ही हत्या नहीं हुई। मैं आप इटावा जनपद के बसगवा गांव में जाइए, बसगवा यादवों का ही गांव है, पर वो एक दूसरी राय रख रहे थे तो उस गांव के तमाम महिलाओं को, पुरुषों को भी ठोका पीटा गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये 2012 के जब इनका शपथ ग्रहण हो रहा है उसका दृश्य दिखा दीजिए, पूरे प्रदेश के, देश के लोग देख लें किस तरह से उस शपथ ग्रहण में उन्होंने अपना परिचय दिया, गमले उठा के फेंके, मंच को तोड़ दिया, कुर्सियां उठा के फेंक दी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये किसी नियम, सभ्यता और उसके मानने वाले नहीं है। इसीलिए हमने ये नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर, क्योंकि हमने देखा था अतीक अहमद क्या करते हैं, हमने देखा था वो तमाम लोग जो इनके लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आज जो सिकलडीहा में जो विधायक हैं कर रहे हैं, वो उस प्रकार के लोग इनके हर जगह मौजूद रहते हैं। ये इनका एक परिचय है और ये इसमें यकीन करते हैं और यही इनका व्यवहार और आचरण रहता है। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कानून व्यवस्था कायम रखना है तो बहन सुश्री मायावती जी इस प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था के मामले में जानी चाहती हैं कि वो ही कानून व्यवस्था दे सकती हैं, विकास दे सकती हैं और एक अच्छा शासन सुशासन चला सकती हैं। बाकी प्रमोद कृष्णम जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं कि देश में कोरोना ठीक से मैनेज नहीं हुआ। कोरोना के समय खुद कहाँ थे पता नहीं। अखिलेश यादव कोरोना के समय खुद कहाँ थे पता नहीं। बिल्कुल सरकार से जवाब मांगना हर विपक्ष का हक है, लेकिन जो विधायक हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक रहते हैं और उस रेस में रहते हैं, क्या उनके कोई फर्ज नहीं होते? क्या उनका फर्ज एक होता है कि उंगली उठाओ और सामने वाली तरफ सिर्फ कमियां दिखाओ और खुद ऐसी मार में जो पैंडेमिक कोविड की जिस तरह की मार थी उसमें भी खुद कोई योगदान ना करो, सिर्फ विपक्ष की तरह इस तरह का माहौल क्रिएट करो कि लोगों में कम से कम गुस्सा तो जो लोगों में है सो है, लेकिन एक भगदड़ सी बना दो? क्या यही विपक्ष का रोल है? क्या अखिलेश यादव जो के बारे में जो योगी जी ने कहा और लॉ एंड ऑर्डर चंदौली का दृश्य आप देख रहे हैं, यही है यूपी में, यूपी का आगे का मुस्तकबिल, यही है यूपी का फ्यूचर कि यही हुआ करेगा कि विधायक जाके सर मार के डीएसपी को जिसने वर्दी पहनी हुई है इस तरह प्रहार करेंगे? आम आदमी का क्या होगा यूपी के सड़कों पर? देखिए नाबिका जी, एक विषय है लॉ एंड ऑर्डर का, एक विषय है कोरोना में कौन कहाँ था। आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए जानी जाती हैं और सच का साथ देती हैं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। जहाँ तक सवाल है चंदौली में जो घटना हुई जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक सर मारते हुए दिख रहे हैं, हमला करते दिख रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता से ये उम्मीद नहीं करता इस डेमोक्रेसी के अंदर कि वो पुलिस को इस तरह से मारे पीछे और उस पर फिजिकली असॉल्ट करे और उसको इस तरह से छीना झपटी जो है, मैं इसके खिलाफ हूँ। चाहे वो सरकार किसी की हो, विपक्ष में कोई हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखना एक अलग विषय है।
अब दूसरा सवाल आता है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। और नाविका जी, सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, पुलिस का और सरकार का एक इकबाल होता है, और इकबाल जो होता है उससे एक धमक पैदा होती है। मैं पूछना चाहता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी से कि पुलिस का इकबाल इतना जो गिर गया है कि लोग उस पर हमला कर रहे हैं, ये तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। जेल के अंदर, बागपत जेल के अंदर घुस करके एक मुन्ना बजरंगी नाम के अपराधी घुस के गोली मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। ये कहाँ गया पुलिस का इकबाल? और कहाँ गया जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मारा जाता है? और कहाँ गया उस समय जब विवेक तिवारी की हत्या होती है? इस तरह की जो घटनाएं हैं टोटल, वो एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जैसे पुलिस का जो मनोबल है वो गिर गया है, और पुलिस जो है अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने से डरती है। या मुझे लगता है टेलीविज़न पे तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, टेलीविज़न पर तो, और हम जब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो बीजेपी का इकबाल बहुत बुलंद है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, कोरोना पीरियड के अंदर मुरादाबाद में पुलिस पीटी गई, कितनी जगह पुलिस के छक्के छुड़ाए गए, पुलिस को दौड़ाया गया, तो इसका जवाब कौन देगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुधांशु त्रिवेदी जी अभी बात करेंगे तो जवाब देंगे मेरी बात का, तो वो इसको इधर उधर भटकाएंगे। मेरी बात का सीधा जवाब दीजिएगा। जेल में घुस करके मर्डर हो जाता है, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? आप एक इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है? तो धमक कहाँ है? पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी जितना विपक्ष की है, ये बात ठीक है कि समाजवादी पार्टी का जो विधायक है उसका जो एक्ट है वो गलत है, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन पुलिस का इकबाल बुलंद रखना, पुलिस का इकबाल कम हुआ है। योगी आदित्यनाथ के दौर में ऐसा प्रहार किया है कांग्रेस ने आप पर। जवाब दीजिए सुधांशु जी। नाविका जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, तो मैं आचार्य जी से कहूंगा, अगर आपकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो प्रियंका गांधी जी काहे उन आरोपियों के घर घर जाकर आंसू बहा रही थी कि पुलिस पकड़ पकड़ कर इनकाउंटर कर रही है, इसको तो पुलिसिया राज में तब्दील कर दिया गया है। यद्यपि वो सब अपराधी और आरोपी थे, वो आप लोगों की खैर एक सहज आदत है जाकर करना, तो अब दो में से एक चीज विड्रॉ कर लीजिए। या तो प्रियंका जी से कहिए वो माफी मांग लें कि उन्होंने जो ये कहा था वो गलत था, या फिर आप इस बात से विड्रॉ कर लीजिए इकबाल की बात। जहां तक घटनाओं की आपने बात कही, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ उन पे तत्काल प्रभावी कार्रवाई की। और आचार्य जी, इकबाल का तो उदाहरण जानते क्या है कि मुख्तार अंसारी पे केस उत्तर प्रदेश में दर्ज थे, और वो जाकर कहां बैठ गए थे? जाके पंजाब में, आपके दौरे हुकूमत में तबीयत नासाज हो गई थी, तो वहां पर आपके दामने रहमत में वो जलवा अफरोज हो रहे थे, या यूं कहें कि पंजाब की कांग्रेस सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में वह स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंजाब चले गए थे। यह इकबाल नहीं था तो क्या था मान्यवर, बता दीजिए। अब माफियाओं की 1886 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं, आप लोगों के शासनकाल में 1 करोड़ की भी संपत्ति जब्त की गई हो तो बता दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इकबाल की बात है, आप दो में से एक आरोप विड्रॉ कर लें तो हम जवाब दे देंगे। एक तरफ आप कहते हैं साहब पुलिस तो बहुत प्रताड़ित करती है, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को भाग भाग के वहां जाना पड़ता है, बाकी सब जेल में दिखाई पड़ते हैं। आप ही लोग कहते हैं कि साहब योगी जी ने तो वो माहौल बना दिया है कि माफिया या तो अंदर होगा या ऊपर होगा। यह आप लोगों का आरोप था, यह वाक्य हमारा नहीं है। और दूसरी तरफ अब मैं एक और बात भी कह देना चाहता हूं, जो सुधीन भदौरिया जी ने बोला था, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण शब्द की उत्पत्ति वहां से है कि भगवान बुद्ध ने जब अपने प्राण त्यागे थे तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, जब वो निकले थे तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को अपना आराध्य माना था, और भगवान बुद्ध की संसार की सबसे बड़ी प्रतिमा आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान ने तोड़ी थी, और समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता आकर तालिबान का समर्थन करते हैं। तो इन लोगों के मन में
सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, ये तो आतंकवाद के भी पक्ष में है और बाबा साहब के भगवान की मूर्तियां तोड़ने वालों के साथ जुड़ने में गर्व का अनुभव करते हैं। इसलिए इनके आने पे हालात क्या होंगे इसको आप समझ सकते हैं कि मामला सिर्फ मामूली अपराध तक नहीं सीमित रहेगा, पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने तक सीमित नहीं रहेगा, गोली तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों में, जिसमें वाराणसी, लखनऊ और तत्कालीन फैजाबाद यानी आज के अयोध्या की अदालतों में आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ कर लिए थे, तो मामला तो धमाकों तक पहुंचेगा। मैं सवाल पूछना चाहती हूं और सवाल यह है आचार्य जी, एक तरफ पनाह मिलती है, कोई अपनी पार्टी में ले लेता है सारे माफिया वालों को, कोई माफिया वालों को वहां पंजाब में बोलता है आइए रहिए हमारे मेहमान बनकर, और दूसरी तरफ पुलिस के इकबाल की बात होती है। सवाल उठाया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने, पत्थर वो मारे जो खुद कांच के घर में ना रहता हो तो बेहतर हो। देखिए नाविका जी, सुधांशु जी ने एक बात कही कि प्रियंका गांधी जी अपराधियों के घर जाती हैं। प्रियंका गांधी किसी अपराधी के घर नहीं जाती। प्रियंका गांधी उनके घर जाती हैं जो निर्दोष लोग पुलिस की गोली के शिकार हुए। प्रियंका गांधी जी उनके घर जाती हैं जिनको पुलिस का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। निहत्थे लोगों को गोली से मार देना ये अलग विषय है और कानून व्यवस्था को कायम रखना ये अलग विषय है। मुझे बताइए, पुलिस पर प्रहार करना, पुलिस पर प्रहार करना आपको, पुलिस पर प्रहार करना आपको लगता नहीं कि कानून के खिलाफ है? और पुलिस वालों को क्या कोई इंसान नहीं समझेगा? पुलिस वालों को पत्थर से मारा जाएगा और फिर समझा जाएगा कि सिक्योरिटी प्रदेश की भी और नेताओं की भी वो करें? देने दिया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुत सशक्त प्रवक्ता हैं, उन्हें किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है और आप तो निष्पक्ष एंकर हैं, मुझे जवाब देने दिया जाए। दूसरी बात, सोनभद्र के अंदर घटना घटी, वो कौन से अपराधी थे? ये जो जब बिकरू कांड हुआ तो बिकरू कांड के अंदर जो पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई गईं वो अपराधियों ने चलाई। विकास दुबे का अपराधी था। तमाम पुलिस के जवान 8 लोग मारे गए हैं। पुलिस का इकबाल कहां था? दूसरी बात, फिर उसको पकड़ने के लिए आपने विकास दुबे का एनकाउंटर किया। मैं बिल्कुल सहमत हूं, एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन विकास दुबे के रिश्तेदारों का कौन सा दोस्त था? प्रभात मिश्रा जिसकी उम्र 16 साल थी, उसको आपने उठा के मार दिया, उनके रिश्तेदारों को मार दिया। भाई, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को गोली से मार देना, फेक एनकाउंटर कर देना, यह पुलिस का इकबाल नहीं बढ़ाता। सुधांशु जी, दिल पे हाथ रख के कहिएगा। मैंने आपसे ये कहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। ये आपकी सरकार में हुआ है। इतनी जगह पुलिस पीटी गई, ये योगी जी की सरकार में पीटी गई ना, इससे पहले कभी किसी सरकार में पुलिस को इतना दौड़ा के नहीं पीटा गया। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी बात, आपने कहा मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में रखा। अरे भाई, क्या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश की जेल से मुख्तार अंसारी को हम ले जाएंगे? ये कोर्ट के आदेश पे फैसला हुआ और मुख्तार अंसारी पंजाब में भी जेल में थे और आपके यहां भी जेल में है। आपने कौन सा उसमें बड़े तीर मार लिए? आप संसद के सम्मानित सदस्य हैं, आप ऐसी बात करिए सुधांशु जी जो हमारे भी गले उतरे और इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट हो। आप ये मानिए कि आपकी सरकार में पुलिस का इकबाल कम हुआ। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आचार्य जी ने मुद्दे जो उठाए हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता। हाँ, देखिए मैं जवाब देता हूं। एक तरफ कहते हैं इनकाउंटर हो रहा है, एक तरफ कहते हैं पुलिस का इकबाल कमजोर है। जनाब, मैंने बताया सपा के शासनकाल में 100 से अधिक घटनाएं हुई पुलिस पे हमले की, 12 लोग मारे गए पुलिस के द्वारा। और अभी इन्होंने एक बात बोली कि मुख्तार अंसारी जेल में थे। नाविका जी, इससे मुझे जानते क्या याद आता है? मतलब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मगर एक घटना याद आती है। जब लालू प्रसाद यादव जी पहली बार जेल गए तो उनसे पूछा गया अब आप जेल जा रहे हैं तो राज कैसे चलेगा? तो कहते हम जलवे से राज करेंगे। तो वो वैसे ही मुझे याद आता है, भैया ये जलवे में थे कि जलवे में थे? जेल में जिस जलवाए जलाल के साथ थे, आचार्य जी आप कितना पर्दा डालने का प्रयास करें, ये किसी के ऊपर पर्दा नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए हमें पता है, मैंने ये नहीं कहा कि प्रियंका गांधी जी अपराधियों के यहां जाती हैं, अपराध के आरोपियों के यहां जाती हैं। और प्रियंका गांधी नहीं जाती हैं, आपके तमाम नेता जाते हैं। दिग्विजय सिंह जाते हैं, आजमगढ़ के संजरपुर में जाते हैं, आतंकवाद के आरोपियों घर जाके सिजदा करते हैं। ये तो सब आप लोगों की फितरत है। आपके जमाने में तो इकबाल कितना बुलंद था सबको पता है। किस जमाने में? अरे एक जमाने में तो आप 2 में से एक आरोप आज विड्रॉ कर लीजिए। या तो आप कहिए
कि जो पुलिस जिस सिंह से आप कहते हैं कि ठोक तंत्र बना रखा है लोकतंत्र को, यह शब्द आप लोगों का है ना, और क्या फिर ये विड्रॉ कर लीजिए कि साहब इकबाल कमजोर है, अब दो में से एक चीज विड्रॉ कर लीजिए, मैं उत्तर दे दूं। ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते ना, ये तो आप असंभव बात कह रहे हैं। आचार्य जी सवाल ये है कि बाटला एनकाउंटर पे जिस पार्टी ने ये कहा था कि पुलिस वाले मरे तो रोना नहीं आया, लेकिन जो आतंकियों का साथ देने का जिन पर आरोप था उनके मरने पर रोना आया, तो ये किस तरह का इकबाल है? ये किस तरह का राजनीतिक इकबाल है? आप पुलिस इकबाल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं खान साहब से पूछना चाहती हूं। खान साहब, विधायक जी ने जिस तरह से हमला किया डीएसपी पर, क्या कानून बनाने वाला विधायक इस तरह से कानून तोड़ सकता है? और क्या यही प्रशासन देना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश को? सवाल आज ये है, और आपने चलता कर दिया इस बात को कि समाजवादियों का काम है कि वो लोगों के बीच में जाए ना जाए, सरकार का फर्ज होता है। तो फिर क्या विपक्ष को वोट नहीं पड़ने चाहिए? या विपक्ष को अपनी सीटें खाली नहीं कर देनी चाहिए? क्या विपक्ष के जितने नेता होते हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं? क्या उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी दायित्व नहीं है? और क्या विधायक जब विपक्ष में होते हैं तो इस तरह से पुलिस कर्मियों को मारने के लिए होते हैं, लिंच करने के लिए होते हैं? जवाब दीजिए इसका। देखिए अनामिका साहिबा, अभी नाम मेरा नाविका है, नाव चलाने वाली नाविका। नाविका साहिबा, मैं ऐसा में सुनने में कंफ्यूजन रहा होगा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। कोई भी जनता का चुना हुआ नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी रहती, नहीं खड़ी है। तो अब तक अखिलेश यादव जी बोले क्यों नहीं? अब तक कंडेम क्यों नहीं किया कि ये एक्शन हम सपोर्ट नहीं करते हैं, विधायक को ऐसा नहीं करना चाहिए? कोई शो कॉज नोटिस, कोई पब्लिक स्टेटमेंट, कोई माफी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम। आप एक बात बताइए, ये टेनी नाम आपने सुना है कि नहीं? बिल्कुल सुना है, और टेनी नाम सुना है, और टेनी आज जेल में बैठा है। में क्यों बने हुए हैं? टेनी आज जेल में बैठा है। ये विधायक आज जेल में होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। टेनी का बेटा जेल में है, जिसने जीप चलाई वो जेल में है, जिसने लोगों को मारा वो जेल में है। क्या इस विधायक को आज जेल में होना चाहिए या नहीं? हमारा, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा। मैं वही कह रहा हूं मैडम, आप अगर बीच में बोलेंगे तो मैं तो बात कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा अपनी। देखिए यहाँ सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो भय है ना पुलिस के अंदर होना चाहिए ना जनता के अंदर होना चाहिए। आज एक भय की और नफरत की सरकार है सूबे के अंदर, उसका सफाया होने जा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग बेचैन हैं। एक सिंगल नौजवान जिसका नाम अखिलेश यादव, उससे घबराई हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ सुधींद्र भदौरिया जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, ये दृश्य आपको भय का दृश्य लग रहा है जहां समाजवादी पार्टी का विधायक डीएसपी को मार रहा है, ये आपको समाजवादी पार्टी का भय दिखा रहा है या बाकी लोगों का भय दिखा रहा है? देखिए, एक चीज मैं कह दूं, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हो या 2012 से 17 का जो दौर रहा, आप तो नाविका जी उस समय भी पत्रकार थीं जब इस पार्टी के सबसे बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसी दिल्ली में कहा, संसद के दौर के अंदर, कि जब बलात्कार हुआ, निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड जैसा दर्दनाक कोई कांड नहीं पूरे भारत के अंदर हुआ। मैं उस दौर की बात भी यहाँ पर रखना चाहता हूँ। मुलायम सिंह जी ने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है, बच्चे नहीं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाया करती है। हाँ, ये बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है।
तो जिस पार्टी की ये संस्कृति हो उससे उम्मीद रखना, क्योंकि हमने इनके साथ देखा जब ये बहन मायावती जी पर 1995 में हमला कर सकते हैं, दलितों पर हमला कर सकते हैं, पिछड़े लोगों पर हमला कर सकते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, उसके बाद तो आप हाथ मिलाकर चुनाव लड़ चुके हैं। हाथ तो हमने बहुत लोगों से मिलाया, इसमें ये कोई बात गुरेज नहीं है। हमने मान लीजिए सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, अपराधीकरण के लिए नहीं हमने हाथ मिलाया, हमने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए कांग्रेस का भी कई जगह समर्थन किया। आपने सांप्रदायिकता और अपराधीकरण में एक चॉइस करनी थी तो आपने किया कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे। आम आदमी जो सड़क पर है उसे तो कम से कम रक्षक के साथ इस तरह होगा तो उसके इकबाल का क्या होगा? और उनका इकबाल कहाँ है जो सत्ता के इच्छुक रहते हैं? सवाल आज जनता, सवाल आज पब्लिक ये भी पूछ रही है। बस आज एक नैरेटिव सेट हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि उन्हें क्या चाहिए। कोविड में जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून के मामले में जो हो रहा है क्या ये लोगों के लिए सही है? ये पब्लिक है, ये सब जानती है और यही चुनेगी, क्योंकि फैसला तो उसे ही करना है। दोस्तों, अब आज की दूसरी बड़ी खबर पर आती हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात जारी है। पुतिन सिर्फ 7 घंटे के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए भी है कि पूरे कोरोना काल में पुतिन 2 बार ही रूस से बाहर निकले थे। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, दूसरी बार आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। दोनों नेता एक साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दिखे थोड़ी देर पहले। मोदी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंधों की स्पीड बनी रही है। दोनों का विश्वास एक दूसरे पर बना रहा। मोदी ने आगे ये कहा कि पिछले कुछ दशकों में विश्व ने कई बदलाव देखे, विपरीत समय देखा, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती पहले जैसी बनी रही है। स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर पुतिन और मोदी की बातचीत से पहले भारत के रक्षा और विदेश मंत्री और रूस के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता हुई। इस बैठक के बाद रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने दिखाया और एक संप्रभु देश है। खासकर अमेरिकी दबाव के बावजूद उन्होंने S-400 का सौदा रद्द नहीं किया। अब मेरी सहयोगी पद्मजा जोशी आपको समझाएंगी कि भारत और रूस के बीच में जिन हथियारों की बातचीत हो रही है और डील हो रही है वो क्या है और उनकी खासियत क्या है। 2.5 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये डिफेंस डील भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। AK राइफल्स जो है, जिसके आप AK-47 के नाम से जानते होंगे, वो कलाशनिकोव राइफल्स हैं जो कि रशिया में बनती हैं। अभी हमारे देश में AK-47 राइफल्स का इस्तेमाल हमारी भारतीय सेना करती है, पर AK-203 राइफल के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा का करार हुआ है। एक इसका हिस्सा यह है कि इस कलाशनिकोव की फैक्ट्री को अमेठी में डाला जाएगा और वहीं पे ये राइफल बनाई जाएगी और अभी से ही ऐसी 6 लाख से ज्यादा राइफलों का सौदा हो चुका है, यानी कि 6 लाख ऐसी राइफलें बनेंगी और उनमें से कुछ जो हैं 32 महीनों के अंदर अंदर ही हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो एक AK-203 राइफल आप देख रहे हैं, AK-203, ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि फिलहाल जो हम राइफल इस्तेमाल करते हैं, इंसास राइफल जो हमारे भारत में ही बनी हुई है, काफी भारी राइफल है। राष्ट्रीय राइफल्स जो हमारी कश्मीर में हमारी सेना तैनात है या फिर जो पाकिस्तान के साथ सीमा पे तैनात है, वो ज्यादातर या तो इंसास या फिर AK-47 का इस्तेमाल करती हैं। उनको इसकी जगह ये AK-203 दी जाएगी जो कि ना सिर्फ हल्की है पर ज्यादा दूर तक भी फायरिंग कर सकती है। हाई ऑल्टीट्यूड में ये जाम भी कम होती है। अब बात करें जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो था S-400 का।
ये भी रूस से मिलने वाली है। ये है एंटी मिसाइल सिस्टम है, और एंटी मिसाइल सिस्टम में ये हमारा करार भी पहले हो चुका था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये करार 2018 में हुआ था, पर पुतिन के भारत आने से ठीक पहले S-400 की डिलीवरी भी शुरू हो गई। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। ये कामोव हेलीकॉप्टर भारत को रूस से ले रहे थे, और इसके लिए बातचीत काफी वक्त से, ये कामोव हेलीकॉप्टर आप देखिए काफी वक्त से इसके लिए दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। बेहद हल्के वजन का ये बेहतर हेलीकॉप्टर है, पर इसका करार इसलिए नहीं हो पाया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है? भारत कह रहा है कि हम आपसे ये हेलीकॉप्टर लेंगे, ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, हमारे लिए जरूरी है, भारतीय सेना को इसकी जरूरत है, पर आप इसकी टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिए तभी हम ये करार करेंगे। रूस अभी इस बात पर मान नहीं रहा है। इसी असहमति की वजह से ये डील फिलहाल रुकी हुई है। और अब सुधांशु जी और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मारूफ रजा, कंसल्टिंग एडिटर हैं टाइम्स नेटवर्क के। मारूफ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये डिफेंस डील्स बहुत ज़रूरी हैं रशिया के साथ, क्योंकि दुनिया में एक एक्सिस है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रशिया है। और हाल ही के समय में हमने देखा कि हमारी डिफेंस परचेजेस रशिया से जो हिस्टोरिकल हाई पर थी, अब थोड़ी कम हुई है। हमने बाकी देशों से ज़्यादा डिफेंस के सौदे शुरू किए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, जहां से हमने राफेल लिया है। और इस बात से रूस शायद थोड़ा नाराज और परेशान था, और इसलिए उनकी नज़दीकियां अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ और पाकिस्तान से बढ़ रही थी। मैं आपसे बस ये सवाल पूछना चाहती हूं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज की ये जो मुलाकात है, क्या ये जो नाराजगी है रूस की उसको रिजॉल्व करेगी और हमारे लिए कम से कम पाकिस्तान और चीन को लेकर जो परेशानियां हैं उसमें हमारा सहयोग करेगी? ये नविका जी, ये ही असली सवाल है इस पूरे पुतिन साहब के भारत आने का, कि किस हद तक इसका हमको, भारत को इशारा मिल रहा है कि रशिया भारत के कितना नजदीक आना चाहता है। मैं 3-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पुतिन साहब, जैसे आपके रिपोर्ट में अभी बताया गया था, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा किसी से मिलने के लिए रशिया से बाहर नहीं निकले हैं इस पैंडेमिक के दौरान। तो उन्होंने ये दिखाना चाहा है कि भारत उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। दूसरी बात ये है, पुतिन साहब आप जो भी कहें वो भारत के साथ डिटे रहे हैं, भारत का समर्थन देते रहे हैं, और रशिया को हालांकि बुरा लगा है कि जिस तेजी से भारत अमेरिका की तरफ मुड़ता गया है और अमेरिका के एक किस्म से कैंप में भी उतर आया है, कुछ लोगों का ये इल्जाम है। लेकिन रशिया के साथ कभी भी हमारे पूरे रिश्ते टूटे नहीं हैं। अमेरिका के साथ जब आप रिश्ते करते हैं तो बहुत देशों के ऊपर ये दबाव आता है, आइदर देम और अस, यानी कि आप उनके साथ चुनो या हमको चुनो। लेकिन भारत की जो रणनीति है और भारत की जो सरकारें हैं, उन्होंने इस पे अपना ठान लिया है कि हम रशिया के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। और इसलिए अमेरिका ने इतना दबाव डालने के बाद भी भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम जो $5.4 बिलियन का था वो खरीदा है रूस से। और जब वो पूरी तौर पे 5 सेट आ जाएंगे हमारे पास, तो कम से कम हमारी 5 जरूरी शहरें जो है उनको ये सिस्टम एक किस्म से गाइडेंस, कोई भी गाइडेड मिसाइल या एयरक्राफ्ट उसकी तरफ हमला करने आए तो उसको उड़ा देगा आसमान से। अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि इस सिस्टम के अंदर कोई भी दुश्मन का हथियार घुस सकता है और आपका नुकसान कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसे फौज में फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। दूसरी इलाका जिस हम रशिया और रूस के साथ आगे तेजी से बढ़ रहे हैं वो एनर्जी एक्सचेंज के अंदर है, यानी कि ऑयल और गैस के बारे में।
जो आप जानते हैं किसी भी देश जैसे भारत जैसा देश जो बिल्कुल। उम्मीद रखता है ये कि दुनिया में बड़े स्ट्रेटेजिक खेल खेल पाए। इंपॉर्टेंस एनर्जी और डिफेंस का एक ऐसा एरिया है जिसमें मुझे लगता है देश के सारे सुपर पावर्स को ध्यान रखना पड़ेगा और भारत और रूस की करार इस मामलों में बहुत बहुत फार रीचिंग रिजल्ट दिखाएंगे। आचार्य जी, आप इस पूरे जो मीटिंग चल रही है पुतिन और मोदी जी के बीच में, इसे कैसे देखते हैं? देखिए नाविका जी, एक सवाल है राजनीति का, सियासत का, एक है राष्ट्रीय सुरक्षा का। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मैं समझता हूं कि हम लोग हमेशा सरकार के साथ हैं और देश के साथ हैं, और इस देश में राजनीति करने वाला प्रत्येक दल को चाहिए कि वो देश की सरकार के साथ खड़ा हो। अब सवाल इस बात का है कि रूस तो हमारा नेचुरल फ्रेंड रहा है हमेशा से, देश की आज़ादी के बाद से लेके आज तक। प्रश्न बड़ा ये है कि पिछले 7 सालों में जो हरकत चीन ने और जो हरकत पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, पाकिस्तान तो जब से देश आज़ाद हुआ तभी से कर रहा है, चीन भी तभी से कर रहा है, लेकिन ये पिछले 7-8 सालों में जो स्थिति बनी है तो रूस हमसे दूर क्यों गया? एक तो ये बड़ा सवाल है जिसको शायद सुधांशु त्रिवेदी जी अच्छा जवाब दे पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। अमेरिका हमारे साथ उतना खुलकर नहीं रहा जितना रूस रहा। तो मैं तो आज अगर पुतिन आए हैं तो मैं उनका वेलकम करता हूं, क्योंकि चीन जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, पाकिस्तान से मिला हुआ है। पाकिस्तान और चीन हमारे देश के साथ कभी दोस्ताना संबंध इनके नहीं रहे हैं, उसके कई कारण हैं। वो पिछले हुए युद्ध हैं और पिछली जो उनको चोट जख्म लगे हैं, हमें भी लगे हैं, उन्हें भी लगे हैं, तो मुझे लगता है वो भूल नहीं पाते हैं। रूस हमारे साथ खड़ा रहा है, तो एक तो सवाल ये खड़ा होता है कि रूस हमसे दूर चला गया था। अब अगर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और भारत सरकार से मैं अपेक्षा करूँगा कि रूस से जो हमारे दोस्ताना संबंध थे उनको और मजबूत किया जाए। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं इस मुलाकात का स्वागत करता हूँ। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और ये हर वक्त कहा जाता है कि शायद फॉरेन पॉलिसी में जो हमने कदम पहले 5 सालों में लिए थे 2014 से 2019 में, उनके इक्वेशंस कुछ बदले हैं और शायद सरकार पर सवालिया निशान है कि क्या हमारा अमेरिका की तरफ झुकाव सही था, क्या हम अब वापस रूस की तरफ आना चाहते हैं। ये आपके विचार से क्या वापस कदम खींचने जैसा आप इसे देखते हैं? नाविका जी, देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो मारूफ रजा साहब इन सब विषयों के जानकार भी हैं, तो बेहतर समझते होंगे कि उसमें एक बड़ा ही फाइन बैलेंस, जिसे कहते हैं बड़ा ही नाजुक संतुलन बनाकर रखना पड़ता है। अभी आचार्य जी ने कहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारत और रूस के संबंधों में पहली तल्खी कब आई थी? 1994, जब थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन भारत को रूस से मिलना था। रूस बुरे दौर में आ गया था सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब अमेरिकी दबाव में रूस ने वह देने से मना कर दिया था। सुधांशु जी, माफ कीजिएगा, इजाजत चाहती हूं, क्योंकि अभी हर्ष श्रृंगला जी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच में जो मीटिंग। मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन हम जा रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग की तरफ, जहां हर्ष श्रृंगला जी संबोधित कर रहे हैं पत्रकारों को। He has undertaken was a brief visit to Geneva for the Russia-US summit that he had with President Biden. The fact that President Putin has decided to visit India for our annual summit exceptionally is an indication of the importance he attaches to the bilateral relationship and of course his personal rapport with Prime Minister Shri Narendra Modi ji. You're also aware that President Putin had conferred Russia's highest civilian award on the Prime Minister in 2019. The visit of President Putin is short but nonetheless highly productive, highly substantive. There were excellent discussions between the two leaders and much of this will be reflected in the outcome document that is expected to be issued shortly. The visit concluded in a joint statement titled India-Russia Partnership for Peace, Progress and Prosperity. The joint statement captures the state and future potential of our relationship. In all, a record number of 28
agreements or MOUs were concluded during this visit. These agreements were both government to government as well as business to business, including involving our public sector units in both countries. The agreements cover a very wide range of sectors, including trade, energy.